हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे विच इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स के अंदर जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनमें सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट उनकी बॉडी के अंदर फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर कैसे होता है और उस सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या क्या मीडियम रिक्वायर हैं वो सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। Transport of substances. Our body needs a transport system to transport different substances from one part to another. अब हमारी बॉडी को एक ऐसा सिस्टम चाहिए, एक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, जिससे हम जो भी न्यूट्रिएंट्स या जो भी विटामिन जो खाना हम खाते हैं इंटेक खाते हैं वो उसको क्या कर सके, एक बॉडी से एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट तक ट्रांसफ़र कर सके, ट्रांसपोर्ट कर सके। एज़ वी ऑल नो दैट हम कोई भी खाना खाते हैं तो वो हमारे माउथ से स्टमक में जाता है, वहाँ उसका डाइजेशन होता है, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो अब इंटेस्टाइन तो उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर उसको जो न्यूट्रिएंट्स हमारे स्टमक से इंटेस्टाइन में गए, हमें पता है स्टमक के अंदर खाना कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है उसका, फिर वो एब्जॉर्ब किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम के ही थ्रू जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती हैं वो ऑल ओवर द बॉडी सप्लाई होते हैं सारे न्यूट्रिएंट्स। सम सब्सटेंसेज दैट नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड आर मेंशन बिलो। अब ये यहाँ पे कुछ ऐसे सब्सटेंसेस के नाम दिए हैं जिनकी ज़रूरत है ट्रांसपोर्टेशन की, उनके ट्रांसपोर्ट होने की एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट तक, और वो हैं फर्स्ट है न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल बॉडी सेल्स। अब जो भी हमें खाने से न्यूट्रिएंट्स मिले, विटामिन्स मिले, जो भी चीज़ें मिली, अब ज़रूरत है उसकी ट्रांसपोर्ट होने की। सारे ही जितने भी हमारे बॉडी के अंदर टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ सेल से मिलके बनते हैं, ऑर्गन्स टिश्यूज से मिलके बनते हैं, तो हर ऑर्गन की एक एक सेल को उन सब न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है ताकि वो अपनी मेंटेनेंस बनाए रख सकें। कोई सेल ख़राब हो जाता है, डैमेज हो जाता है तो उसका रिप्लेसमेंट हो सके, और जो एग्जिस्टिंग सेल्स हैं, जो सेल्स पहले से मौजूद हैं, उनको पावर मिल सके, तो वो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल कराते हैं। इसलिए हमें न्यूट्रिएंट्स का भी क्या है, ट्रांसपोर्टेशन करना होता है, वेयर दे कैन बी ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। और सेल के अंदर ही क्या होते हैं ये न्यूट्रिएंट्स का फिर ऑक्सीडेशन होता है, ये ब्रोकन डाउन होता है, और ब्रोक होने के बाद ये एनर्जी रिलीज़ करते हैं सेल के अंदर। ऐसे ही क्या होता है, ईच एंड एवरी सेल को एनर्जी मिलती है। न्यूट्रिएंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, पहले स्टमक में इनका डाइजेशन होता है फूड का, फिर जो भी न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और वाइटल जो भी हैं वो सब इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और ईच एंड एवरी सेल तक सप्लाई किए जाते हैं, और वहाँ वो दोबारा उनका ब्रेकडाउन होते हैं वो, और एनर्जी रिलीज़ होती है। और ऐसे ही जितने भी सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो स्किन सेल्स हों या आपके स्टमक के सेल्स हों या इंटेस्टाइन के सेल्स हों या आपके ब्लड सेल्स हों, आँखों के सेल्स हों या आपका ब्रेन सेल्स हों, न्यूरॉन्स हों, सबको ऐसे ही एनर्जी मिलती है। सेकेंड, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड बाय द लंग्स नीड टू रीच डिफरेंट बॉडी सेल्स फॉर रेस्पायरेशन टू अकर। अब मैंने आपको बताया सेल्स के अंदर ऑक्सीडेशन होता है, उसे हम रेस्पायरेशन भी कह सकते हैं। जो ईच एंड एवरी सेल्स जो न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, फिर उन न्यूट्रिएंट्स को उसके अंदर रेस्पायरेशन या ऑक्सीडेशन कहें, वो ब्रोक डाउन हो जाता है अलग अलग सिंपलर एटम्स के अंदर या आयन्स में, और एनर्जी रिलीज़ होती है। तो हम लोग एक चीज़ और एब्जॉर्ब करते हैं लंग से, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम फेफड़ों से सांस लेते हैं लंग से। अब उस ऑक्सीजन का हमारे पूरी बॉडी में पहुँचना ज़रूरी है, ईच एंड एवरी सेल्स के अंदर, ताकि रेस्पायरेशन हो सके सेल्स के अंदर भी। तो उसके ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी हमें एक मीडियम की ज़रूरत है। थर्ड वन इज़ डिफरेंट मिनरल्स नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग एंड फॉर कैरिंग आउट वेरियस केमिकल रिएक्शंस विद इन द बॉडी। अब जो अलग अलग मिनरल्स होते हैं, वाइटल मिनरल्स, इनको भी ज़रूरत है, इनका भी ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है अलग अलग बॉडी पार्ट्स में, ताकि जो भी कोई भी हमारे बॉडी का जो प्रॉपर पार्ट है, पर्टिकुलर पार्ट, लीवर हो, स्टमक हो, कुछ हो, उन्हें एनर्जी मिल सके इन मिनरल से, या जो भी कुछ ख़राब हो गए हैं वो उनका रिप्लेसमेंट हो सके और वो अपने फंक्शन को कैरी आउट कर सकें। वाटर दैट वी ड्रिंक नीड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। अब पानी की भी ज़रूरत है पूरी बॉडी में, तो वाटर का भी ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी है। ये ऐसे 5 आपको दिए गए हैं। फिफ्थ है वेस्ट प्रोडक्ट्स, जिनके हमें ट्रांसपोर्टेशन इनका बहुत ज़रूरी है लिविंग बींग्स की बॉडी में। So the waste products produced as a result of different chemical reactions within the body need to be removed from the body। अब वेस्ट प्रोडक्ट का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, सेल्स के अंदर भी होता है और हमारी बॉडी के अंदर भी होता है, ठीक है।
फीकस जो होता है आपका अनडाइजेस्टिव पार्ट, जो कि हम जब भी फ्रेश होते हैं या टॉयलेट्स वगैरह में जाते हैं तो किडनीज यूरिन सिक्रिएट करती हैं, और बाय हमारे इंटेस्टाइन के नीचे एनस होता है, उसके थ्रू हम सॉलिड वेस्ट हमारी बॉडी से रिमूव्ड आउट कर देते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन एनिमल्स। अब एनिमल्स में पढ़ेंगे हम कि सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट उनकी बॉडी में कैसे होता है। तो पहला है यहाँ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। देखिए नाम ही बता रहा है, यूनी जो ये वर्ड है कि एक चीज़ के लिए आता है, सेल आया है यहाँ पे, यानी जो ऑर्गेनिजम्स एक सेल से मिलके बनते हों वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। सच एज एमोइबा एंड पैरामीशियम डू नॉट हैव एनी स्पेशल ऑर्गन्स फॉर ट्रांसपोर्ट। ऑब्वियसली ये यहाँ ये बोल रहा है कि अमीबा और जो पैरामीशियम है और जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी एक सेल से जो एक सेल के ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जिनका एक ही सेल होता है, उनमें कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता ट्रांसपोर्टेशन के लिए, चाहे से वो वेस्ट प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन हो या किसी ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स का, वो उनकी बॉडी के अंदर ही मूव करते हैं। और ये कॉमन सेंस की बात है, एक ही सेल होगा तो ऑर्गन कहाँ से आएंगे, ये तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। You have learned that oxygen and carbon dioxide diffuse directly into and out of the cell of unicellular organisms। अब हमने ये पढ़ चुके हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट प्रोडक्ट है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है हमें रेस्पायरेशन के लिए, सेल के अंदर फूड के ब्रेकडाउन के लिए, इसलिए ये दोनों ही चीज़ें डायरेक्टली इनकी बॉडी में डिफ्यूज़ हो जाती हैं। अब डिफ्यूज़ कैसे होती हैं, इनकी आउटर मेम्ब्रेन से। आप ये देखिए इस पैरामीशियम के डायग्राम में, ये जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है जहाँ छोटे छोटे सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, इन्हें सीलिया कहते हैं। तो इसकी बॉडीज़ में डायरेक्ट क्या होती हैं, जो गैसेस हैं वो डिफ्यूज हो जाती हैं पैरामीशियम में, और अमीबा में भी यही सेम प्रोसीजर रहता है। diffuses directly into and out of the cell of unicellular organisms such as amoeba from the surroundings। ठीक है, सराउंडिंग्स में जितनी भी वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, एवरीवेयर है, हर जगह है ऑक्सीजन हमारे एनवायरनमेंट में। अमीबा भी प्रेजेंट होते हैं, जहाँ भी अमीबा प्रेजेंट होते हैं वो एनवायरनमेंट जो उनका सराउंडिंग है वो बाय डिफ्यूजन ऑक्सीजन अंदर लेते हैं अपनी बॉडी के। Similarly, other substances such as food particles, water and minerals are taken up directly by the cell। और ऐसे ही जितने भी फूड पार्टिकल्स होते हैं, यानी छोटे छोटे जो वो जिस भी चीज़ को खाते हैं, जिससे भी वो नरिशमेंट लेते हैं, उनका पर्टिकुलर जो भी चीज़ें खाने की फूड पार्टिकल्स हैं, वाटर्स हैं, मिनरल्स हैं, वो भी डायरेक्टली लिया जाता है सेल्स के थ्रू, यानी डिफ्यूजन होता है उनकी सेल वॉल से। वेस्ट मटेरियल्स ऑल्सो गेट रिमूव डायरेक्टली फ्रॉम द बॉडी। और वेस्ट मटेरियल है वो भी उनकी बॉडी से डायरेक्टली रिमूव हो जाता है, कोई स्पेशल ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम नहीं है इनकी यूनिसेलुलर बॉडी के अंदर, कि ऐसा भी कोई ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम नहीं पाया जाता। इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स सच एज हाइड्रा, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज विद इन द बॉडी टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ वाटर। अब हाइड्रा के अंदर ये आया है कि पानी के थ्रू ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम होता है। जो ये हाइड्रा भी सिंपल ऑर्गेनिजम्स है। हाइड्रा पानी में पाया जाता है, ये बहुत माइन्यूट होता है, छोटा सा, आंखों से नहीं देख सकते। कुछ हाइड्रा ऐसे भी हैं जो आंखों से देखे जा सकते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं ये। तो इनके अंदर अगर कोई चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन करना है, किसी भी चीज़ का, चाहे से वो न्यूट्रिएंट्स हो या कोई गैस हो या कोई फूड पार्टिकल हो, तो वो पानी किसके थ्रू होता है, विद द हेल्प ऑफ वाटर। बॉडी वेस्ट फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर ऑल्सो रिमूव्ड बाय वाटर। अब जो वेस्ट मटेरियल जितने भी बने वो सब भी पानी के थ्रू ही बॉडी से रिमूव किए जाते हैं हाइड्रा में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ गए जो एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने होते हैं। ऑन द अदर हैंड हैव ए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्ट। दिस ऑर्गन सिस्टम इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन के पर्पस के लिए हैं, चाहे से हम ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट मटेरियल का करें या कोई इम्पोर्टेंट चीज़ का, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन हैं, गैसेज हैं इनका। तो मल्टी सेलुलर में एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। दिस ऑर्गन सिस्टम इज़ कॉल्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसी ऑर्गन सिस्टम को जो ट्रांसपोर्टेशन करता है न्यूट्रिएंट्स का बॉडी के अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, हम उसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। किसमें पाया जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम? ओनली इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम्स, अब हम इंसानों के अंदर का सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। The circulatory system in human beings is made up of 3 components: the blood vessels and the heart।
ह्यूमन बींग्स के अंदर, इंसानों के अंदर किससे मिलकर बना होता है सर्कुलेटरी सिस्टम? 3 चीज़ों का, 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है। पहला तो है हमारा ब्लड, खून, ब्लड वेसल्स, उसके अंदर पाए जाने वाले कंपोनेंट्स, एंड द हार्ट और दिल। ये 3 चीज़ें बनाकर क्या बनता है ह्यूमन बींग्स के अंदर? सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड इज़ ए रेड कलर्ड फ्लूइड दैट फ्लो विद द ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स। अब ब्लड किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। फ्लूइड सब्सटेंस है दैट फ्लो विद इन ट्यूब्स, और जो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इट कैरीज वेरियस सब्सटेंसेज सच एज न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, सॉल्ट्स, रेस्पिरेटरी गैसेज, हार्मोन्स एंड इवन वेस्ट प्रोडक्ट्स टू एंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब इस ब्लड के अंदर क्या क्या पाया जाता है? न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी गैसेज होती हैं, हार्मोन्स होती हैं, इवन वेस्ट प्रोडक्ट्स, यानी जो वेस्ट मटेरियल है, जो सेल निकाल रहे हैं पर्टिकुलर सेल, वो सब निकाल के ब्लड में ही डाल देते हैं। एंड टू एंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, वो ये सारी चीज़ें बॉडी पार्ट्स में लेके भी जाता है और वहाँ से लेकर भी आता है। अब ये सारी चीज़ें ब्लड में जाती कहाँ से हैं? हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिएंट्स का, और जो भी अलग मिनरल्स, विटामिन जो भी हम लेते हैं बाहर की तरफ से, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में उनका एब्जॉर्प्शन होता है, तो वो ये सब एब्जॉर्ब करके ब्लड में ट्रांसफ़र कर देती हैं। फिर ब्लड हार्ट पंप करता है ब्लड को, वो ऑल ओवर द बॉडी सर्कुलेट करता है, और जिस भी बॉडी सेल को जिसकी भी ज़रूरत होती है वो ब्लड में से एब्जॉर्ब कर लेता है। डिफ्यूजन के थ्रू ही सेल वॉल के अंदर ये सारे सब्सटेंसेस ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन के थ्रू सेल के अंदर चले जाते हैं। ब्लड इज़ मेड अप ऑफ ए स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा। देखिए यहाँ पे दे रखा है प्लाज्मा, येलो कलर का है, येलो कलर का फ्लूइड होता है प्लाज्मा। आप इस डायग्राम में देखिए ऊपर प्लाज्मा है, ये येलोइश जो जितना भी नज़र आ रहा है ये प्लाज्मा है। ये ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, ये भी ब्लड का एक कंपोनेंट है प्लाज्मा भी, जिससे मिलकर ब्लड बनता है। विद इन द प्लाज्मा आर सस्पेंडेड 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। अब प्लाज्मा के ही अंदर 3 तरीके के ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। फर्स्ट है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स आर सेल्स दैट कंटेन ए रेड कलर पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। अब रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक रेड कलर पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। दिस पिगमेंट कंबाइंस विद ऑक्सीजन, और ये पिगमेंट ऑक्सीजन से कंबाइन करके फॉर्मिंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। हीमोग्लोबिन रेड कलर पिगमेंट है जो रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। इसी पिगमेंट की वजह से हमें पूरा जो फ्लूइड है वो रेड नज़र आता है, जो पूरा ब्लड है वो रेड नज़र आता है, जबकि एक्चुअल में ऐसा होता नहीं। ब्लड काफ़ी सारे कंपोनेंट से मिलके बनता है। इसका मेजर कंपोनेंट है प्लाज्मा, जिसके अंदर 3 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और ब्लड प्लेटलेट्स। अब रेड ब्लड सेल्स जो स्पेशल ये जो सेल्स हैं ये रेड इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यही पिगमेंट इन्हें रेड कलर प्रोवाइड करवाता है, इसलिए हमें, और ये रेड ब्लड सेल्स काफ़ी अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर, इसलिए हमें पूरा का पूरा ब्लड ही रेड नज़र आने लगता है। दिस पिगमेंट कंबाइंस विद ऑक्सीजन फॉर्मिंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन कंबाइन हो जाता है तो हम उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। दस ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन विद इन द बॉडी, इसलिए क्या करता है ये पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से ईजिली कंबाइन हो जाता है। द रेड कलर ऑफ ब्लड इज़ एट्रीब्यूट टू दिस पिगमेंट, और इसीलिए जो खून का लाल रंग वो इस पिगमेंट से एट्रीब्यूटेड है, यानी यही पिगमेंट की वजह से, इस पिगमेंट की प्रेजेंस की वजह से ब्लड का कलर हमें रेड अपीयर होता है। जबकि उसके अंदर एक प्लाज्मा भी प्रेजेंट होता है येलो कलर का, और वाइट ब्लड सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, पर रेड ब्लड सेल्स इन सब की कंपैरिजन में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड इज़ वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स आर लार्जर देन रेड ब्लड सेल्स। अब ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनसे साइज़ में बड़े होते हैं, एंड आर स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के अंदर स्फेरिकल होते हैं, स्फेयर की तरह। दे डू नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन एंड आर दस वाइट इन कलर। अब इनमें ये पिगमेंट नहीं पाया जाता हीमोग्लोबिन, जो कि सेल को रेड कलर प्रोवाइड करता है, इसलिए ये सफ़ेद रंग के होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब जितने भी जर्म्स, बैक्टीरियाज या कुछ भी ऐसी चीज़ है हमारे एनवायरनमेंट में जो हमारी बॉडी के अंदर जाके डिजीज़ पैदा करती हैं, डिजीज़ को प्रमोट करती हैं, वो उससे हमें प्रोटेक्ट करते हैं वाइट ब्लड सेल्स इन डिजीज़ काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बॉडी को। और ये आपके एग्जाम्स में पूछा भी जा सकता है आपके क्वेश्चंस में कि कौन से सेल्स हैं जो हमारी बॉडी को डिजीज़ काउजिंग ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो आएंगे वाइट ब्लड सेल्स।
थर्ड वन इज़ ब्लड प्लेटलेट्स. ब्लड प्लेटलेट्स आर इरेगुलरली शेप्ड सेल्स विच आर कलरलेस. अब प्लेटलेट्स का कोई शेप नहीं होता, इरेगुलरली शेप्ड होते हैं ये सभी इनका शेप हो सकता है गोल, छोटा, बड़ा, स्क्वायर, कैसा भी, और कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता. दे हेल्प टू क्लॉट द ब्लड एट साइट्स ऑफ इंजरी द स्टॉपिंग ब्लीडिंग. अब हमने देखा होगा कई बार हमारे लग जाती है तो बाद में खुरन जमने लगता है, तो ये खुरन जमने में कौन हेल्प करता है? ब्लड प्लेटलेट्स. ये जाला बना देते हैं उस जगह पे जहाँ हमारी चोट लगती है, और उसमें जाले में क्या होता है, जितने भी रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा है, ये सब आन के प्लाज्मा तो नहीं, प्लाज्मा तो लीक कर जाता है, लेकिन रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स उसके अंदर आन के फंस जाते हैं. इसलिए हमें जो खुरन जमता है हमारा वो लाल लाल अपीयर होता है, क्योंकि उसके अंदर ये जो रेड ब्लड सेल्स है वो आन के फंस जाते हैं. आपने कई बार देखा होगा जब हमारे हाथ पे चोट लगती है तो खुरन के पास में से भी कुछ येलो येलो सब्सटेंस निकलने लगता है खुरन जमने के बाद भी, तो वो प्लाज्मा, जिसे हम पस कहते हैं, तो वो प्लाज्मा होता है, जो इतना लिक्विड फ्लूइडिक सब्सटेंस है कि वो इन प्लेटलेट्स के थ्रू भी रुक नहीं पाता, बाहर की तरफ निकलने लगता है. फिर जब ये प्लेटलेट्स और ज़्यादा डेंस हो जाते हैं तो एक क्लॉट बन जाता है हमारी इंजरी की साइड पे, जहाँ हमारे लगती है हाथ पैरों में कहीं पे भी. ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स आर द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दैट फॉर्म ए नेटवर्क ऑल ओवर द बॉडी. अब ब्लड वेसल्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ट्यूब की तरह होते हैं, जो हमारी पूरी बॉडी में एक नेटवर्क बनाए रखते हैं, जिसकी वजह से ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो सके. ब्लड फ्लोज विद इन दीज वेसल्स, और इन्हीं वेसल्स में हमारा खून फ्लो करता है. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन ए बॉडी, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. और हमारी बॉडी के अंदर 3 टाइप के ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, एक आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज. आर्टरीज आर वेसल्स दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडीज़. अब आर्टरीज उन वेसल्स को कहते हैं जो खून को हार्ट से अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक लेके जाती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं, हमारे हैंड्स के सेल्स तक, लेग्स के सेल्स तक, और भी जितने भी डिफरेंट पार्ट्स हैं बॉडी के जिन्हें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वो वहाँ तक ब्लड को लेकर जाती हैं. दे जनरली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब ये वो ब्लड कैरी करती हैं जो ऑक्सीजनेटेड हो, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड हो, यानी ब्लड का जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट है, रेड ब्लड सेल्स में जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट है उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, ये वो ब्लड कैरी करती हैं. और कहाँ करती हैं? हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक. सेकेंड वन इज़ वेन्स. Veins are vessels that carry blood from different parts of the body to the heart. They generally carry deoxygenated blood. अब देखिए वेंस आर्टरीज के अपोजिट, आर्टरीज तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड करती हैं और वेंस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करती हैं. आर्टरीज हार्ट से अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक लेके जाती हैं ब्लड को, वेंस उल्टा करती हैं, ये ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से दिल तक लेके जाती हैं. फिर दिल उन्हें लंग्स तक भेज देता है, वहाँ ऑक्सीजन उनसे बाइंड अप हो जाता है लंग्स से, फिर वो दोबारा हार्ट में आता है और हार्ट उन्हें डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट कर देता है. देयर आर सेवरल अदर डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेंस विच आर लिस्टेड इन टेबल 10.1. अब इस टेबल में और अलग डिफरेंसेस बता रखे हैं इन दोनों में कि क्या क्या डिफरेंट है एक दूसरे से, ये कैसे डिफरेंट हैं. फर्स्ट है आर्टरीज हैव थिकर वॉल्स. आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो वेंस के कंपैरिजन में थिक होती हैं, मोटी होती हैं. दे हैव थिनर वॉल्स. वेंस की वॉल्स थिनर होती हैं. सेकेंड पॉइंट, दे आर प्लेस डीप विद इन द बॉडी, और ये हमारी बॉडी के अंदर थोड़ा डीप प्रेजेंट होती हैं. वेंस दे आर नॉट प्लेस डीप विद इन द बॉडी. अब ऊपरी जो हमें हमारे हाथों में और पैरों में जो नसें दिखाई देती हैं वो वेंस होती हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी के डीप में प्रेजेंट नहीं होती, ऊपरी सतह पर होती हैं. आर्टरीज का थर्ड पॉइंट, ब्लड फ्लोज विद ग्रेट प्रेशर इन आर्टरीज. अब ब्लड के अंदर जो आर्टरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है वो बहुत ही ग्रेट प्रेशर से फ्लो करता है. शायद इसी की वजह से यही रीज़न है कि आर्टरीज की जो वॉल्स हैं वो वेंस की कंपैरिजन में थिक होती हैं. वेंस, ब्लड डज नॉट फ्लो विद सो मच प्रेशर इन वेंस. अब वेंस के अंदर ज़्यादा प्रेशर से ब्लड फ्लो नहीं करता. लास्ट पॉइंट, देयर आर नो वॉल्स प्रेजेंट विद इन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज. अब वॉल ये एक वर्ड है, ये वॉल्स एक अपीरियंस होती हैं. अभी देखिए यहाँ पे दे रखी है इस डायग्राम में, ये ब्लड के फ्लो बैक होने से रोकती है ब्लड को, कि ब्लड वापस पीछे की तरफ ना बहे. जब ब्लड पीछे की तरफ कोई ऐसी आप कंडीशन आ जाए बॉडी की, जब ब्लड आगे की जगह आगे से पीछे की तरफ बहने लगे, तो ये वॉल आपस में क्लोज हो जाती हैं. तो ये वॉल्स होती हैं जो ब्लड को प्रिवेंट करती हैं पीछे की तरफ फ्लो होने से. तो आर्टरीज में कोई वॉल्स प्रेजेंट नहीं होती. वेंस में वॉल्स आर प्रेजेंट विद इन द
वॉल्स ऑफ वेन्स, अब वेन्स के अंदर वॉल्व प्रेजेंट होती हैं क्योंकि वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसके अंदर इम्प्योरिटी होती है, कोई ऑक्सीजन नहीं होता, इसलिए दोबारा इसको प्रिवेंट करने के लिए कि ये दोबारा बॉडी में नहीं चला जाए उन सेल्स के अंदर जहाँ से हमने इसे लिया है, ये उसे प्रिवेंट करती हैं। थर्ड वन इज़ कैपिलरीज। कैपिलरीज आर द थिनेस्ट ब्लड वेसल्स दैट कनेक्ट द आर्टरीज एंड वेन्स। अब देखिए यहाँ पे कैपिलरीज बहुत थिन टाइप की वो होती हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं जिनके अंदर ब्लड फ्लो करता है और ये आर्टरीज और वेन्स को आपस में कनेक्ट करती हैं। दे हैव एक्सट्रीमली थिन वॉल्स विच अलाउ डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेज इनटू एंड आउट ऑफ द ब्लड। अब इनके वॉल्स बहुत महीन होते हैं, बहुत थिन वॉल्स होते हैं जिसकी वजह से ब्लड के अंदर जो भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, जैसे वो न्यूट्रिएंट्स हों या ऑक्सीजन हो या मिनरल्स हों, वो इजीली सेल्स के अंदर डिफ्यूज़ आउट हो जाएं, या सेल्स के अंदर जो भी गंदगी है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं या और किसी चीज़ में, तो वो ब्लड के अंदर इजीली डिफ्यूज़ आउट हो जाए। कैपिलरीज आर प्रेजेंट अराउंड मेजर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अब जो कैपिलरीज हैं वो जो हमारी बॉडी के मेजर ऑर्गन्स हैं उन सब के पास पाई जाती हैं। द थर्ड, अब हम पढ़ेंगे हार्ट। द हार्ट इज़ ए थिक मस्क्यूलर ऑर्गन। हार्ट क्या है? एक थिक मस्क्यूलर ऑर्गन है, प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी, जो हमारे सीने की कैविटी, चेस्ट कैविटी में पाया जाता है, बिटवीन द टू लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में। इट पम्प्स ब्लड इनटू द ब्लड वेसल्स। अब ये ब्लड को पंप करता है ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स हमने पढ़े आर्टरीज, वेंस और कैपिलरीज, जो कि ब्लड को कैरी करती हैं हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक। द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट कीप्स द ब्लड फ्लोइंग थ्रू आउट द ब्लड वेसल्स। अब ये जो पंपिंग एक्शन होता है, दिल का धड़कना, अपन कहते हैं ना दिल धड़क रहा है, तो ये पंपिंग ऑप्शन है। जैसे पंप का मतलब आप समझते हैं ना, किसी चीज़ को पुश करना ऊपर की तरफ, तो ये पंपिंग एक्शन की वजह से ही क्या होता है, हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर जितने भी ब्लड वेसल्स पूरी बॉडी में प्रेजेंट्स हैं, हमारे हेड से लेके पैर के टो तक, अंगूठे तक, इसमें ब्लड वेसल्स किस वजह से फ्लो हो पाता है? हार्ट के पंपिंग एक्शन की वजह से। द हार्ट इज़ ए 4 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर। 4 चैम्बर्ड होते हैं हार्ट के अंदर, अभी अपन पढ़ेंगे आगे वो चैम्बर्ड चारों। नो बिगर दैन ए पर्सन फिस्ट। और हमारी हाथ में जो हम मुट्ठी बनाते हैं, हमारे हाथ को बंद करके, एक अडल्ट इंसान, जो एक बड़ा लड़का या लड़की अपने उंगलियों को बंद करके मुट्ठी बनाएगा, उसे हम फिस्ट कहते हैं। तो ये इतना बड़ा ऑर्गन है, हमारे हाथ की मुट्ठी जितना। इट इज़ डिवाइडेड इंटरनली इंटू 4 चैम्बर्स। और ये अंदरूनी, बाहर से तो हमें एक पूरा कंप्लीट हार्ट नज़र आता है, लेकिन अंदर क्या है, इसमें 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। टू आर्ट्रिया, लेफ्ट एंड राइट एट्रियम। अब देखिए यहाँ एक नाम आया आर्ट्रिया, ये हार्ट के 2 चैम्बर का नाम है। एक तो लेफ्ट में प्रेजेंट होता है, एक राइट में प्रेजेंट होता है। ये नीचे देख सकते हैं आप, आर्ट्रिया, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल। एक देखिए ऑरिकल, ये जो वर्ड है ये सिंगुलर वर्ड है, अगर हम इसे प्लूरल पढ़ेंगे, कलेक्टिवली दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो आर्ट्रिया पढ़ेंगे। अब एक आर्ट्रिया तो ऊपर है और एक इधर है, तो दोनों ही आर्ट्रिया ऊपर पाए जाते हैं, एक लेफ्ट साइड पर और एक राइट साइड पर। एंड 2 वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स। अब 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, आर्ट्रियम जाके खुलता है जहाँ पे, वो वेंट्रिकल वाला पोर्शन होता है। ये नीचे का हिस्सा देखिए यहाँ पे राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। नीचे के हिस्सा जो है बर्ड का, लेफ्ट और राइट में, वो तो वेंट्रिकल कहलाता है। वेंट्रिकल से ऊपर आर्ट्रियम पाए जाते हैं, जिसे हम आर्ट्रिया बोलते हैं प्लूरल लैंग्वेज में। द लेफ्ट आर्ट्रियम ओपन्स इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी आर्ट्रियम वर्ड सिंगुलर वर्ड है, यहाँ सिर्फ एक आर्ट्रियम की बात हो रही है, और वो कौन सा आर्ट्रियम है? जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया है? लेफ्ट एट्रियम। द लेफ्ट एट्रियम ओपन्स इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो जो लेफ्ट साइड में एट्रियम प्रेजेंट है, कि देखिए लेफ्ट ऑरिकल प्रेजेंट है ना, ये तो ऑरिकल तो प्लूरल वर्ड है, अब एक को बोलेंगे तो आर्ट्रियम बोलेंगे। तो ये किस में खुलेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। देखिए ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो ये इसमें खुलेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। एंड द राइट एट्रियम ओपन्स इनटू द राइट वेंट्रिकल। ये वैसे ही जो राइट एट्रियम है वो राइट वेंट्रिकल में खुलेगा। डिफरेंट ब्लड वेसल्स कनेक्ट दीज 4 चैम्बर्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अब इन जो चैम्बर्स हैं, चारों चैम्बर्स, इनके ऊपर ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होते हैं, आयोटा और सब, और यही क्या करते हैं, इनसे ब्लड को अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक लेकर जाते हैं। हार्ट पंप होता है, और पंप क्या होते हैं हम पढ़ेंगे अभी, कार्डियक मसल्स से मिलके कार्डियक टिश्यूज सेल से बनके हार्ट बनता है। और कार्डियक सेल्स की एक खासियत होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, मतलब सिकुड़ जाते हैं फिर एकदम फैल जाते हैं। तो कितने सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे, छोटे से सेल्स, एक सेल कितना छोटा होता है, और लाखों करोड़ों सेल मिलके एक ऑर्गन बनता है। तो वो जब सारे ही सेल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, तो हमें बाहर से ऐसा लगता है कि हार्ट पंप हो रहा है, जबकि ये इन सेल्स का
और वो है फंक्शन है, ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कार्डियक सेल्स के बारे में। Different part of the body. The muscles around the chambers of the heart contract and relax rhythmically, thus causing the pumping action. मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को ही हम एक साथ क्या नज़र आता है हमें कि हार्ट क्या हो रहा है, पंप हो रहा है, धड़क रहा है। द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशंस ऑफ द हार्ट मसल्स आर कॉल्ड हार्ट बीट्स, और इसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हम हार्ट बीट कहते हैं, दिल की धड़कन कहते हैं। ए नॉर्मल हार्ट बीट्स अबाउट 60 to 80 टाइम्स इन ए मिनट। अब जो नॉर्मल हार्ट बीट है वो 1 मिनट में 60 से 80 तक हो सकती हैं, 60 भी हो सकती हैं और 80 तक भी हो सकती हैं। इससे ज़्यादा कम हुई तो वो एक एबनॉर्मल कंडीशन हो जाएगी। द हार्ट बीट forces blood to flow from the heart to the lungs as well as to different body parts. अब ये दिल की धड़कनी हार्ट बीट क्या करती है, ब्लड पर एक फोर्स लगाती है जिससे वो ब्लड हार्ट से लंग्स तक जाए और पूरी बॉडी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट हो। द थ्रॉबिंग सेंसेशन इज़ फेल्ट एट सेवरल प्लेसेस ऑन द बॉडी। थ्रॉबिंग का मतलब होता है किसी इनर मेम्ब्रेन पर आप कोई प्रेशर अप्लाई करो तो उसको थ्रॉबिंग कहते हैं, थ्रॉबिंग करना कहते हैं। अब इनर मेम्ब्रेन पे ही तो हो रहा है ना सेंसेशन, ब्लड वेसल्स के अंदर कर रहा है, तो वेसल्स के अंदर की जो इनर मेम्ब्रेन होगी वही सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होगी, इसलिए द थ्रॉबिंग सेंसेशन इज़ फेल्ट एट सेवरल प्लेसेस ऑन द बॉडी। अब हमें अलग अलग बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में हमें हमारी नस हम पकड़ के देखते हैं तो उसका धड़कना हमें महसूस होता है। सच इज़ द व्रिस्ट, हम हमारी कोहनी पर देखते हैं, नेक एंड इनर आर्म वेयर द ब्लड वेसल्स कम टू द सर्फेस। हमारी जो हथेली होती है इसकी द व्रिस्ट, यहाँ देखते हैं हमारी नस पकड़ के हमें नस का धड़कना महसूस होता है, और ये किसकी वजह से होता है थ्रॉबिंग सेंसेशन, इसी जो हार्ट बीट्स होती हैं जो ब्लड को पंप करती हैं, फोर्स अप्लाई करती हैं, इसकी वजह से हमें थ्रॉबिंग सेंसेशन महसूस होता है।